अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और पीटीआई का जलसा जो जिसका एनओसी मिल चुका था उसको लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। वजह ये बताई कि जी मुहर्रमुल हराम का शुरुआत है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले मसाइल हो सकते हैं, सिक्योरिटी के मसले मसाइल हो सकते हैं, थ्रेट है और यहाँ तक के असलहा भी बरामद हो गया। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की। अब ये एक आम शहरी, एक आम आवाम सोचने पर मजबूर है कि क्या पाकिस्तान का कैपिटल महफूज नहीं है, क्या पाकिस्तान का कैपिटल सेफ सिटी नहीं है जिसको इस्लामाबाद सेफ सिटी कहा जाता है। और अगर वहाँ पर असला बरामद हो जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी, आप लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन नहीं कर सकते तो पूरे मुल्क में आप कैसे मेंटेन करेंगे। और अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा थ्रेट है इस मुल्क के लिए तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर का जो इन्वेस्टर है वो आके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि जी यहाँ पे एक सियासी जमात एक जलसा भी नहीं कर सकती। बहरहाल फ़िलहाल तो सूरत हाल यही है। लास्ट मोमेंट पे उसके बाद जो पीटीआई की जो कोर कमेटी और जो क़यादत, जो अपोजिशन लीडर, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जलसा मुलतवी कर दिया। लेकिन क्या कह रहे थे उमर अयूब साहब, ये ज़रा सुनते हैं। इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया। आपने कोई सत्तू पिया हुआ था, कोई आपने लस्सी पी थी कि आपको अचानक अपने डिप्टी कमिश्नर का एनओसी जो है वो आपने कैंसिल करना पड़ा? आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है? ये भी वैसे अचानक पता चला आज़म नज़ीर तारड़ साहब को और उन्होंने बताया कि जी वो एक्चुअली ये हालात और वाक़यात है, इस वजह से जलसा कैंसिल हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है, कोई एक दिन भी ऐसा इस मुल्क में था जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इंडोर्स किया जाए या कहा जाए, मेंटेन किया जाए कि जी अब इस मुल्क में रावी चैन लिख रहा है। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब इसके क्या जवाब पेश कर रहे थे, किस तरह इंडोर्स कर, ये भी सुनते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है डिसाइड करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। हम लोग अभी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हमारी जारी हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो हाई अलर्ट पे होती है। उनकी जो रिपोर्ट मैंने सुनी है या जो बातें आई हैं कि उन्होंने इसी बात के ऊपर कहा कि जो तरनौल का एरिया है वो हाईली सेंसिटिव है। कल परसों शायद वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज भी थी, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं। तरनौल का एरिया जो है वो हाईली सेंसिटिव है, ये बात भी उनको आखिर में पता चली। और उसके बाद जो सारी एक्टिविटीज़ थी, अली मोहम्मद खान साहब ने भी अपना हिस्सा डाला। उन्होंने इसका जिम्मेदार वज़ीर दाखिला को करार दे दिया। क्लिप। आज ये साबित हो गया कि 9 मई को कानून की धज्जियां बखेरने वाले कौन थे, किस तरह पंजाब में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और जिस शख्स के नीचे जिले शाह जैसे मासूम बच्चे शहीद हुए, जिसके नीचे हमारी हम सब की मां रिहाना डार के सर से दुपट्टा छीना गया, उसको आपने यहाँ वजीर दाखिला बनाया। मैं अपनी लीगल टीम से मैं दरखास्त करूंगा कि जब आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करें तो उसमें आप इंटीरियर मिनिस्टर को भी पार्टी बनाइए, क्योंकि उसके नीचे सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल ये इस पे ज़रूर हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में एक नई पार्टी भी लॉन्च कर दी गई है, अवाम पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि जी निज़ाम बदलेंगे और मुल्क बदलेंगे। किस तरह बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या इतनी स्पेस है मौजूद कि वो पार्टी अपनी जगह एक्वायर कर सके। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। ये हर कीमत पर इक़्तिदार का सफर नहीं है। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। दूसरा सवाल जो हमेशा कुछ लोग डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ इशारे कनाइयों में पूछते हैं, इशारों में पूछते हैं, इस्टेब्लिशमेंट साथ है, उनसे इजाजत ले आए हैं। ये पाकिस्तान की नाकामी जो है सियासत की, उसकी सबसे बड़ी दलील है कि आज इस मुल्क में आम आदमी में समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। हम सब, चाहे आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, फौजी हो, हम पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। इस मुल्क की बदनसीबी है कि हर वो शख्स जो आइन के तहत आइनी ओहदे रखता है वो हर रोज आइन तोड़ रहा होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर हम आइन को तोड़ते रहेंगे और फिर हम ये सोचते रहेंगे कि मुल्क सही सिमत में चलेगा तो शायद ये एक ख्वाब ख्याली होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के ऑन लीगल अफेयर्स और MNA भी हैं, PMLN के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब आपके टाइम का। सेनेटर और अब्बास बप्पी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ज़रा मुझे बताएगा कि ऐसा क्या हुआ, मतलब अगर आप ये बताते हैं कि वो इलाका सेंसर, खैर आप बता दें फिर हम उस पर बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जी लास्ट मोमेंट में पता चला कि जी सेफ ही नहीं है, दहशतगर्दी की वाक़यात हो सकती है, वहाँ से तो असला बरामद भी हो गया, वहाँ पे तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे थे, लिहाजा PTI का जलसा वहाँ पर नहीं हो सकता।
دیکھیں ایک تو یہ کوर्ट گئے ہوئے تھے اور کورٹ میں یہ بات آئی کہ وہاں پہ جنرلی اگر بات کی جائے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ ہم ابھی ایک عزم استحکام کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں. وہ بھی اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ آپریشن, لیکن آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں یا جو ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے بارڈرز پہ پیش کر رہے ہیں, وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ترنول کی ویسینٹی میں ہوا. ایک سب سے بڑا پرابلم یہ تھا جہاں سے اب آپ کو بارود اور یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے, آبویسلی کل ہوا جی کل وہاں آپریشن پہ ہوا جب ہوا تو آبویسلی کیونکہ اس کی نیٹی گریٹیز اور اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن کیونکہ سینسٹیو انفارمیشن ہے تو میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن جو ہمیں پتہ چلا ایز گورنمنٹ کہ یہ ایسی ایک سچویشن تھی. وہاں پہ ایک امام بارگاہ بھی ہے, وہاں پہ اس کا بھی جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے مین پاور کم تھی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ان کو کہتے ہیں آپ جگہ تبدیل کر لیں. پیش نظر جو ہے دیکھیں وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس بھی کہہ رہے تھے نا, وہاں کے ان سے لوکل کہتے ہیں جگہ ریزیڈنٹس نے بھی تبدیل کر کہا, لیں. ترنول کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ آ کے ڈیک لگائیں گے, یہ یہاں پہ آ کے جلسہ کرنے کی جو کر رہے ہیں یہ ہم ایز ریزیڈنٹس یہاں کے جو ہے ہم اس چیز کی پرمٹ نہیں کرتے. انہوں نے ڈی سی صاحب کو درخواست دی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. جو میں نے یہ سنا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو سالہ سال سے ہو رہے ہیں اور سالہ سال ہوتے رہیں گے. ابھی الیکشن گزرے ہیں, تمام پارٹیوں نے دھوم دھڑکے کے ساتھ جلسے کیے ہیں, جلوس کیے ہیں, ریلیز نکالی ہیں. سیکیورٹی تھریٹس تھیں, جن لیڈرز کے اوپر سیکیورٹی تھریٹس تھیں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اس جلسے میں نہ جائیں یا یہ اتنے پروٹیکٹیو اور پریونٹیو میجرز لیں, اور لیے سب نے. کیا بلاول صاحب کے سامنے وہ شیشے کی اسکرین نہیں لگی ہوتی؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کے سامنے اسکرین نہیں لگی ہوتی؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور نباز وفی صاحب دیکھیں جی, آپ کی جانوں کو بچایا ہے, آپ کے لوگوں کی جانوں کو بچایا ہے, کیونکہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, پھر بھی آپ کو گلا ہے, ایسے ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ می گیٹ the facts right. ہم نے جو درخواست دی تھی پہلے جلسے کے لیے وہ F9 پارک لکھا تھا, F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی ویسینٹی کے اندر سینٹر میں, اور وہ ایسی جگہ جہاں پہ جلسے ہوتے رہتے. اس سے پہلے جو ہمیں جگہ الاٹ کی گئی تھی وہ روات میں تھی جو کہ پنڈی کے پرلی سائڈ کے اوپر تھا. دوبارہ جب عدالت میں گیا ہم نے کہا جی کہ ان کو آپ اپروول کے لیے گئے ہیں, تو اس وقت ڈی سی نے, اور یہ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ جج صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ جو انتظامیہ تھی وہ کٹھے بیٹھ کے ڈیسیژن کر لیں. تو اس وقت ڈی سی نے کہا جی ہم آپ کو ترنول جاتے ہیں. ہماری انسسٹنس اس وقت بھی F9 پارک کی تھی, لیکن جی ترنول لے چلیں. اب یہ جو ترنول کی جگہ دی گئی یہ آٹومیٹکلی جو ایک پرائیویٹ ایریا تھا, حتیٰ کہ جگہ بہت چھوٹی تھی, موجود کیونکہ انتظامیہ کہہ رہی تھی, عدالت کا مسئلہ تھا, ہم نے قبول کر لیا آن دیئر اسسٹنس. آج سے 3 دن پہلے ہمیں اس کا کلیئرنس کا لیٹر مل گیا, جی NOC آپ جلسہ کر رہے ہیں. ہم نے تمام پورا لاجسٹیکل ارینجمنٹ کر دیا, سب کچھ ہو گیا. آؤٹ آف نو ویئر, کیا ڈی سی کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک امام بارگاہ موجود ہے, یا ڈی سی کو پتہ نہیں تھا کہ آج رات کو پہلی محرم ہوگی, یا یہاں پہ یہ ڈیک لگنے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک فلاڈ ہے. دیکھیں پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی جلسے نہیں کر رہی, ان کو ایشو نہیں ہے؟ کیا کل مانسیرا میں ہمارا تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہوا؟ کیا جماعت اسلامی جلسے نہیں کر رہی؟ جسٹ بیکاز خوف ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں, ان کو خوف ہم سے نہیں, ان کو ہر اس آواز سے خوف ہے جس میں سے عمران خان نکلتا ہے. آج جلسے میں اگر لوگوں نے آ کے وہ جھنڈے ہزاروں لے آتے اور وہاں پہ خان کے نام کے آواز سے تقریریں ہو جاتی تھی, اس سے اور کچھ نہیں, ان کے دم گھٹنے لگ جاتے تھے. اگر آپ ایک جلسے سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں تو جب وہ نکلے گا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری جتنا آرگومنٹ ہے, اٹ از جسٹ اے فلاڈ آرگومنٹ ٹو رن اوے, کہیں یہ جلسہ نہ کر لیں. بھئی جلسوں سے اگر تم لوگ یہ ڈر جاؤ گے تو پھر جس دن عمران خان باہر آئے گا اور بنی گالا بیٹھا ہوگا, آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ وٹ دے آر گوئنگ تھرو, یہ ٹارچر کس سے گزرے ہیں, میں بالکل سمجھ سکتا ہوں. دے آر رائٹلی ڈوئنگ وٹ دے آر سپوزڈ. ٹھیک ہے, میں آپ کی جو بات ہے اسی کو ذرا کنٹینیو کرتی ہوں. بیرسٹر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ تو خود ڈی سی صاحب نے دی تھی, تو خود ڈی سی صاحب نے دی تھی تو وہاں پہ ویلڈ پوائنٹ ہے نا کہ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ امام بارگاہ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جلسے کا ماحول کیسا ہوتا ہے, ریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے تھے ہم F9 میں 2 در مانگ لیتے ہیں. ریزیڈنٹس کے متاثر ہونے کی جہاں تک بات ہے, وہ کہیں بھی ریزیڈنٹس متاثر ہو سکتے ہیں, نہ صرف کہ ترنول میں. وہاں کے ریزیڈنٹس نے انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی ڈی سی کو درخواست دی کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جلسہ ہونے والا ہے, ہم نہیں چاہتے یہاں پہ جلسہ ہو کیونکہ یکم محرم الحرام کا چاند دیکھا جائے گا اور یکم محرم ہو جائے گی, تو اس لیے اس کے احترام میں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی جلسہ ہو. لوکل ریزیڈنٹس کی یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں تو لوکل ریزیڈنٹس کسی بھی لنڈن کی بات کریں تو برو
जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे जो काउंसिल्स हैं, वहाँ पे वो उनके रेजिडेंट्स को पूछा जाता है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहले है, ही कोई पूछ प्रॉब्लम लेते तो DC नहीं साहब ना। है, लेकिन यहाँ पे वो निज़ाम सिस्टम नहीं है ना। जहाँ तक इन्होंने बात की कि ये खौफ और डर है, माजद के साथ ना तो हमें कोई खौफ है ना कोई डर है, लेकिन हाँ बात यह है कि बानी पीटीआई खुद नहीं कॉल देना चाहते अपने लोगों को बाहर निकलने के लिए। इट्स टू लेट इन द डे फॉर हिम टू कॉल आउट हिज पीपल, और ये शुक्र अदा करें हुकूमत का और अपने उन लोगों का जो कि इनकी पार्टी में 3-4 फैक्शंस बन गए हैं, उस पे इनको फेस सेविंग मिली है। ये फेस सेविंग आज मरवत साहब ने जो बातें की हैं लंदन से बैठ के, आपने वो सुनी नहीं? आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जो बातें राउंड्स कर रही हैं, बप्पी साहब उसका भी बताएं ना कि जिस तरह उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये मेरे से एक जेलसी का अनासर लेके और लोगों को मेरे ऊपर छोड़ा गया। और इल्जाम लगाए? ये शेर अफजल मरवत साहब ने, अच्छा, ठीक उन्होंने है। ये बातें की। उन्होंने खुद कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान खुद नहीं चाहता कि लोग बाहर निकलें, और अब ये बात तो कर बड़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, वपी साहब से पूछेंगे, क्योंकि ये भी एक थ्योरी यहाँ पर चल रही है कि पीटीआई खुद भी सड़कों पर आने को तैयार नहीं है और उनको भी एक फेस सेविंग चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और नबाज बप्पी साहब, वैसे ये भी एक थ्योरी यहाँ पर जो है वो चल रही है कि जी इससे जो है पीटीआई की लीडरशिप भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, क्योंकि मैंने ये सुना उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने मना कर दिया है कि अगर एनओसी ना हो तो जलसा ना करना। तो कब कह दिया इमरान खान साहब ने? वो तो समझ रहे थे कि एनओसी मिल गया है, तो ये बात क्या करना कि अगर एनओसी कैंसिल हो गया तो जलसा ना करना? सर देखिए, इसमें ना थोड़ा सा ना ये जो बार बार कहा जाता है ना हमारी फैक्शंस है, मैं लेट मी पुट इट अगेन ऑन द रिकॉर्ड कि कोई फैक्शंस नहीं है। ये पार्टी खान साहब की है और हम तमाम लोग बाशमूल मेरे और तमाम जो बैरिस्टर साहब जिनके नाम लिए, हम तमाम अपनी पार्टी के कानून और आइन के पाबंद हैं पड़े। दूसरी बात ये कहना कि जी हम निकलने को तैयार नहीं। अगर आप पिछले 3 हफ्ते हमने प्रोटेस्ट किए। एक चीज और बता दूं, आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अनकरीब वो डेट आने वाली है जिस दिन खान साहब ने ऐलान करना है हम तमाम लोग सड़कों पे आने वाले हैं। हमने जो एक आहिस्ता आहिस्ता अपनी लॉजिस्टिकल चीजें फाइनल करनी थी, वो वार्म अप करना था, मुकम्मल कर रही है और वो डेट दूर नहीं। आज का इशू ये था कि आज जब पॉलिटिकल कमेटी में डिसीजन हुआ और वो कंसेंसस से डिसीजन हुआ, उसमें ये था कि यहाँ पे फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की चांसेस है। आज फिर वहां पे शेलिंग होगी, वहां पे पुलिस जो है ना वहां पे टॉर्चर करेगी लोगों के ऊपर, वो अपना क्या अपना वो उनको वो किया जाएगा, उन पे तशद्दुद किया जाएगा। और हमें ये डर था कि वहां पे खवातीन इस्लामाबाद की आनी, तो ऐसा कोई दोबारा मामला ना चले जाए। Keeping on the safe side. Otherwise, I can tell you that आशूरे के very third day और fourth day इतना बड़ा जलसा, अब क्योंकि हमें ये पता लग चुका है NOCs अब don't matter anymore। आज ये इशू था कि ना हमारे साउंड के ट्रक जो पहले रोक लिए गए, जो कंटेनर हमारे आ रहे थे जिसके ऊपर स्टे लगना था वो पहले लगा दिया, और जो ग्राउंड उसमें पानी लगा दिया गया। सो अगर हम ये कह भी देते कि आज ये जलसा है तो वहां पे जो कुछ होना था वो एक तमाशा काबिले दीद होना था। कीपिंग इन माइंड की लोगों की सिक्योरिटी मैटर करती है, ये सोचना रियासत का काम था जो हम सोच रहे थे। वो जो सेंसिबल जिसको कहते हैं विजडम प्रिवेल कर रही थी, वो मैं एज ए पोलिटिकल पार्टी हम कर रहे थे जो कि असूल रियासत को करनी चाहिए थी। बट बिकॉज दे वर स्केयर्ड टू मच कि शायद वहां पे आगे को खान साहब के हवाले से अहम ऐलान ना हो जाए, उन्होंने आज वो कुछ किया जो सोच से भी बाहर है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं मुहर्रम के बाद यानी आशूरे के बाद एक इतना बड़ा एहतजाज और इतना बड़ा प्रोटेस्ट और जलसा होने वाला है जिसके लिए आप कोई एनओसी से नहीं मांगेंगे। जहां हमारा दिल चाहेगा हम वहां पहुंच जाएंगे। अब जो तमाशा इन्होंने करना है वो फिर दुनिया देखेगी और पाकिस्तान भी देखेगा इंशाल्लाह। चले चले, ये तो फिर तमाशा जब होगा तो फिर देखेंगे। लेकिन दो चीज़ें तमाशे से, एक तो देखिए जब आप पाकिस्तान के कैपिटल में बैठकर ये बात करते हैं ना कि इट्स नॉट सिक्योर, इसका मतलब है आप एक मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल भी सिक्योर नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। एक पॉइंट ये मैसेज तो बहरहाल जाता है। दूसरा ये बताएं कि ये जो अब आप एक APC कॉल करने की बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुफाहमत की भी बात की है, तो मुफाहमत के लिए माहौल बनाना पड़ता है कुछ, यू नो वेरी वेल कि मतलब आपको कुछ CBMs वगैरह लेने होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। ये सब कुछ करने के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपसे बैठ के बात करेंगे और एपेक कमेटी में बैठे, वो APC में बैठेंगे?
लेकिन आदित्य बात ये है कि इन्होंने तो डे वन से यही रट लगाई है कि हमने सियासी जमातों से और सियासी लोगों से बात नहीं करनी, एंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड टाइम एंड अगेन। इनकी पार्टी के जितने लीडर्स हैं, खा वो पार्लियामेंट में हों, पार्लियामेंट के बाहर हों, वो बार बार इस चीज़ पे कहते हैं कि जी हमें इनसे बात नहीं करनी, हमें उनसे बात करनी है जो शायद इनसे बात करना ही नहीं चाहते, बिकॉज इनकी आदत बन चुकी है ना, ये यूज टू हो गए हैं। जिस तरीके से ये आए थे 2018 में, अब ये चाहते हैं कि उसी तरीके से, एंड देयर इशू इज़ वेरी सिंपल, ये चाहते हैं कि वही कैरेक्टर्स दोबारा आके इनकी हैंड होल्डिंग करें, इनको जो है वो उसी तरह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें। और इवन के मैं आपके शो के तवज्जो से बता सकता हूँ, मैनी ऑफ देयर इंडिविजुअल्स इन पार्लियामेंट वो भी आधे से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनकी अपनी पार्टी की फैक्शंस की बात करते हैं, वैसे 2018 का तो आपने बदला ले लिया ना 2024 नहीं, ये बात करते हैं ऑन बप्पी साहब, बिल्कुल इनकी पार्टी के अंदर फैक्शंस हैं, और इनकी पार्टी के अंदर जो फैक्शंस हैं वो एक से बढ़कर एक है। ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली आपने जो बात की है, ये क्या है? बिल्कुल ये कॉम्प्रोमाइज है, मतलब यही कि ये उसी तरीके से ये चाहते हैं कि हम उन्हीं से बातें करके ये आए, और ये इनकी बातें चल रही हैं। तो सभी चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब? एक तो ख्वाहिश है ना कि मेरी उनसे बात हो, लेकिन वो उनके राब्ते हैं, उनके राब्ते हैं, जी हाँ जी, वो उनके साथ राब्तों में बिल्कुल राब्ते हैं उनके। आप देखें इनके सीएम के राब्ते नहीं है, इनके सीएम जाके क्या किससे कहां पे डिस्कस करते हैं। तो ये अगर ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं कि इन्होंने जलसा करना था तो करें केपी में। आधे से ज्यादा लोग तो केपी से ही लेके आने थे ना, वहां पे हुकूमत है 11 साल से, वहां पे जाएं, वहां पे जलसा करें, जितना क्राउड पुल करना है वहां पे करें, वहां पे पावर शो करें। मकसद तो यही है ना, पाकिस्तानी कौम और अवाम को दिखाने के लिए कि हम पावर शो कर सकते हैं। केपी में करें, किसी ने मना नहीं किया, केपी में करें, किसी ने मना नहीं किया। वैसे ऑन अब्बास बप्पी साहब, बात ये जो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे हैं, जिसको आपने डिनाई किया कि जी एक ही पार्टी है, खान की पार्टी है। खान की पार्टी तो सभी थी, और एक ही पार्टी थी, और एक ही लीडर था, जिससे तहरीक में तो बात आई। लेकिन आपके लोग कॉम्प्रोमाइज हुए ना, फॉरवर्ड ग्रुप बना ना, उसी के बाद तो आप लोग गिनती में पूरे नहीं हुए। अच्छा, आप पता नहीं, आप शायद बात कर रही हैं उस वक्त जब हमारी हुकूमत गिरी थी, वो जो 20 लोग हमें छोड़ के गए थे, वो एक अलग इशू है। बट माजरत के साथ किसी के ऊपर इस तरह पीटीआई के ही थे ना सर, उस सब एक ही पीटीआई थी। वेरी फ्रैंकली उनके साथ क्या हुआ, कितने पैसे दिए गए, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उसमें क्या रोल प्ले किया, ये सबके सामने है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स। बट इस वक्त बैठ के किसी के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, और फिर आपने जब सवाल पूछा बैरिस्टर साहब से तो उन्होंने कहा जी कि उनसे मुलाकातें। वेरी फ्रैंकली ये कहना कि किससे मिली, तो बड़ी वेग स्टेटमेंट है। ये तो अभी बैठ के मेरा भी कह दे, देखिए इस बात करने से आप पार्टी नहीं तोड़ सकते। अगर हम इतने कमजोर होते ना, तो 8 फरवरी को जो रिजल्ट आया वो शायद इस तरह रिजल्ट आ ही नहीं सकता था। मैं आज आपको बैट करता हूँ, आप छोड़ें केपीके का बंदा, आप पूरे पंजाब में किसी एक शहर में हमें कह देंगे जी आप कामों की के अंदर जलसा कर दें, एक बस, एक वैगन, एक शय किराए की नहीं आएगी। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के लिए पैदल अपनी सवारी पे अगर वहां पे 1 लाख बंदा इकट्ठा ना हो जाए ना, हम सियासत छोड़ देंगे। और वो मेरी वजह से किसी वजह, वो खान की मोहब्बत में आएगा। 8 फरवरी को क्या हुआ था, हमें जो निशानात दिए, जो हमारे साथ किया गया, मतलब यकीन करें हमारे उम्मीदवारों के घरों पे जिस तरह पुलिस चढ़ाई गई, उनके साथ एक बेदर्दी से उनकी कैंपेन को रोधा गया, उसके बावजूद पाकिस्तान की कौम ने अपना जवाब उन लोगों को दिया जिन्होंने इन लोगों को, ये गासिबों को हमारे ऊपर गासिब कर दिया गया। अब ये जो इम्पोज्ड गवर्नमेंट है, दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर ये कहेंगे इनसे बात की जाए तो इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, ना इनके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट है, ना इनके पास ये अथॉरिटी टू डिसाइड। हम इसीलिए कहते हैं कि हम उससे बात करेंगे जिन्होंने इनको अथॉरिटी दी है, हमारे सर के ऊपर बिठा दिया गया, जिनकी ख्वाहिश के ऊपर ये लोग, वो देखिए आशीर्वाद से ये लोग बैठे वो आप बेहतर समझते हैं। यानी इसका मतलब ये है ऑन अब्बास बप्पी साहब कि आप अपनी बात पे अभी भी कायम है कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है, बावजूद इसके कि वो आपको कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी बात जरा इसको, नादिया बीबी, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी हो, तो आप उसकी अथॉरिटी को इंडोर्स कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि आप कहें कि ये गैर आईनी है। जो गवर्नमेंट आप इंडोर्स कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर नहीं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट अपना फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी लेगा, जो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर मर्जी से पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी का बजट नहीं दे सकती, जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी के एनएफसी अवार्ड में ये नहीं देख सकती कि कहां कितने टैक्सेस लगने हैं, आप उनसे बात करेंगे। आप एपीसी में शिरकत करेंगे, से पूछें कि हुजूर आपने कितने टैक्सेस लगाए हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि जो 12.5% टैक्स रेट है वो 15% पे कब गया,
کہ پاکستان میں GST ریٹ کتنے بڑھ گیا. He doesn't know anything because ایک فائنانس منسٹر آیا جو اس کو ہالینڈ سے لے کے ایک سوال کا جواب دے دیں تو ذرا میں بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں. بپی صاحب APC کا دعوت نامہ آئے گا, APC کی انوائٹ آئے گی, APC کی انوائٹ آتی ہے, آپ لوگ اٹینڈ کریں گے؟ یہ فائنل ہے ڈیسیجن خان صاحب کا کہ ہم کریں گے؟ میں ابھی تک مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہماری پارٹی کیا فیصلہ کرتی, بٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ کل جب وکلا کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف کنٹری, اس ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر ہمیں بلایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ شرکت کرے گی, کیونکہ اوبویسلی یہ جو آپریشن ہے جس کے لیے APC بلائی جا رہی ہے وہ KP میں ہو رہا ہے. KP میں ہماری گورنمنٹ ہے, KP کے ہم ریپرزینٹیٹو ہیں, ویسے تو ہم پنجاب کے بھی ریپرزینٹیٹو ہیں, لیکن جہاں پہ ہمیں اب اجازت دے دی ہے حکومت کرنے کی وہاں کی 2 ریپرزینٹیشن ہمارے پاس ہے. سو اگر وہاں آپریشن ہوتا ہے اور ہم APC میں شرکت نہیں کرتے اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے تو پھر کل انہوں نے یونیلیٹرل ایک ڈیسیژن کر لینا ہے جی KP میں آپریشن سٹارٹ ہو گیا, حتیٰ کہ ہم اس کے اس وقت مخالف ہیں. ہم چاہتے ہیں اس پہ بات کی جائے, بھی سوچا جائے ایسے کون سے معاملات ہیں. انٹیلیجنس میں تو آپریشن تو پہلے ہی ہو رہے تھے, آپ ایسے کون سے کریٹ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے. سو ہم صرف اس ڈیسیژن کو دیکھنے کے لیے اس میں شرکت کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, APC میں شرکت کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو پراپر دعوت دیں گے؟ وزیر اعظم کی طرف سے جائے گی. دیکھیں ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ان پرنسپل ایگری کیا ہے. آپ نے بھی خبریں دیکھیں, آپ نے بھی سنا, ابھی یہ انڈورسمنٹ بھی آگئی بپی صاحب کی طرف سے. آپریشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. نہیں, آپریشن کی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کائنیٹک آپریشن نہیں ہے, اس کو بڑے غلط تاثر دیا جا رہا ہے. پھر کیا ہے عزم استحکام جو ہے دیکھیں اٹس ملٹی فیسٹڈ, اور اس میں بہت زیادہ اس کے ایک تو بیکاز ٹیررزم اب ایک جگہ پہ مختص نہیں ہے. ٹیررزم کی بہت شیپس ہیں, بہت فارمز ہیں, اور ٹیررزم جو ہے خالی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ KP میں معذرت کے ساتھ جو آپ سندھ میں دیکھتے ہیں, جو بلوچستان میں دیکھتے ہیں, جو پنجاب میں, یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. یہ کراس بارڈر بھی چیزیں جاتی ہیں, اور اسپیشلی اگر بات کی جائے باؤنڈری کی تو ہمیں سب سے زیادہ TTP سے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ سب کے سامنے ہیں. وہاں سے اکراس دا بارڈر جو جس طرح انلیش کیا جاتا ہے نہیں ہے تو کیا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ملٹی فیسٹڈ ہے. اس میں دیکھیں, اس میں ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی آتا ہے, جس طرح آپ یہ تو آن گوئنگ چیزیں ہیں, اس پہ اتنا شور ڈالنے کی کہ جی عزم پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرب عزم آپریشن. عزم پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رد الفساد, یہ وہ آپریشنز اس طرح نہیں ہیں. میری تھوڑی سی کم از کم کائنڈلی بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے جب کہتا ہوں کہ ملٹی فیسٹڈ ہے تو آبویسلی اس میں دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کی شکل میں, وہاں سے بھی اس کو پذیرائی ملتی ہے, یہ اکراس دا بارڈر بھی ہے, یہ ویریس پروونسز میں بھی ہے, یہ آپ کے اسپیشل ایریاز میں بھی ہے. ایک جو KP کی بات کرتے ہیں, بالخصوص اگر KP کی بات کی جائے تو جو ہمارا بارڈرنگ ایریا ہے میجورٹی آف اٹ وہ KP کے ساتھ آتا ہے, افغانستان کے ساتھ. کہ TTP جو ہے وہ سب سے بڑی تھریٹ ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ہم سندھ کے علاقے کے کچے کے ڈاکوؤں سے تو آج تک نمٹ نہیں سکے. آپریشن ہوا اور آپریشن چل رہا ہے. میں بچی سے بڈھی ہو گئی, ہم ساری زندگی سنتی رہی آپ جیسے جیسے ان کو کے علاقے میں آپریشن ہوگا, ڈاکو ہر دفعہ آتا ہے کہ ان کے پاس جلدی جیسے جیسے کرب کرتے ہیں اسی طرح جب آپ ان کو تھوڑی سی سپیس ملتی ہے آپریشن ہونے کے بعد, تھوڑا ٹائم جو ہے بالکل معاملات ٹھیک رہتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کراپ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریاست کی ریٹ کہاں ہے, ریاست کی ریٹ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل ایک پرٹیکولر ایریا ہے, پورا صوبہ بھی نہیں ہے, ایک پرٹیکولر ایریا ہے. اس پرٹیکولر ایریا میں سال سے دہائیوں سے ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہے. وہاں پہ دیکھیں ایک بڑا ٹرائبل کانسیپٹ بھی ہے, وہاں ٹرائبل کانسیپٹ بھی ہے, وہاں پہ ریاست کی کوشش ہے, ٹرائبل کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں, اور ریاست جو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہے مضبوط رکھ رہی ہے, ان کی پوری سپورٹ ہے. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا سر کہ آپ سال سے دہائیوں سے ایک پرٹیکولر ایریا میں ریاست اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی. whatever the situation ہے, whatever the circumstances are. میں ایگری کرتا ہوں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ کے ساتھ کہ کئی دفعہ وہاں پہ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی لوگ جاتے ہیں, LES جن سے پولیس ہو گئی, رینجرز ہو گئے, کئی دفعہ وہاں پہ ان کو بھی کافی ایفیکٹ ہوا اس چیز سے, وہ پینیٹریٹ اس سٹیج پہ نہیں کر سکتے. اس پہ آن عباس بپی صاحب کیا وجوہات ہے, کیونکہ جو کچے کا علاقہ ہم کہتے ہیں یہ صرف سندھ نہیں ہے, جو بارڈر کے اس پار جو پنجاب کو لگتا ہے صادقاباد اور دیگر وہ بھی ہے, وہ کیوں نہیں کلیئر کرواتے ہیں؟ وہاں پہ ریاست اپنی ریٹ کو کیوں نہیں قائم کر سکی اب تک؟ کوئی سر
आपने जैसे कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पाकिस्तान में शुरू से चल रहा है, कच्चे में ऑपरेशन हर साल पाकिस्तान में होता है। अब ये जैसे पानी उतरेगा, जैसी गर्मियां खत्म होंगी, वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें पाकिस्तान फौज भी शामिल होती है, लोकल एनफोर्समेंट एजेंसीज भी होती हैं, उसमें पाक फौज के जवान भी होते हैं, वो टोटल ऑपरेशन हो रहा था। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक बहाना है डाइवर्ट करने का, सिर्फ माइंड साइड डाइवर्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इनके तो कंट्रोल में है कोई नहीं। सो इस तरह एक काम कर दिया जाए, ऑपरेशन तो पहले ही हो रहा है। हैविंग सेड दैट, जो खान साहब बार बार कहते रहे, देखिए ये जो मामलात हैं खास तौर पे फाटा के इलाके और केपी का जो एडजॉइनिंग बॉर्डर एरिया, यहाँ पे ऑपरेशन करना इट विल नॉट बी फीजिबल अंटिल अनलेस आप लोकल माहिदीन को वहां पे वो तो कहते हैं ऑपरेशन है ही नहीं। जब तक लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं सपोर्ट करेगी, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो बात कह रहे हैं कि उनकी एश्योरेंस है, वो तो बेचारा एक मीटिंग में गया तो उसको वही इत्तला मिली थी कि जी ऑपरेशन शुरू हो गया, उनको तो पता ही नहीं था इसके बारे में। चले, थैंक यू वेरी मच ऑनरबाज बपी साहब, और बैरिस्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी कार्रवाई हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड तो चलो एक ऑनगोइंग होते हैं, लेकिन आपके जो भी आपने टेररिज्म से जिस तरह से भी निपटना है, चाहे वो डिजिटल टेररिज्म हो, चाहे वो एक नैरेटिव बिल्डिंग हो या जो भी हो, लेकिन उसमें आवाम की सपोर्ट, हुकूमतों की सपोर्ट बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है। और उसके बगैर कोई भी ऑपरेशन हो, कोई जंग हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मामला हो, वो इतनी आसानी से उससे निपटा नहीं जा सकता। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ होंगे। बड़े अरसे बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब बोले हैं, और हम तो बहुत कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ इस ऑपरेशन की हिमायत में बोले हैं। और क्यों नहीं बोलते, सियासी मामलात पर क्यों नहीं बोलते, क्यों खामोश हैं, ये जानते हैं मोहम्मद मालिक साहब से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत अरसे बाद बोला है, और कोई वो सियासी बात नहीं कर रहे, कोई वो माहौल, इस जो महंगाई की सूरत हाल है, कि जो इस वक्त गवर्नेंस के मामलात हैं, जो इस वक्त हुकूमत की सिचुएशन है, जो इस मुल्क के हालात हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो, वो कोई बात नहीं कर रहे। बिल आखिर अगर उन्होंने अपनी चुप तोड़ी है तो सिर्फ उन्होंने ये बात की कि इससे जो ऑपरेशन है वो मुल्क की ज़रूरत है, जो उसके खिलाफ हैं वो मुल्क के दोस्त नहीं हैं। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं, और जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी अपनी एक पार्टी अनाउंस की है। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ उनसे उनका तज्जिया जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, जरा नवाज शरीफ साहब के बारे में बताएगा कि वो क्यों इतने खामोश हैं। पूरा आपको याद होगा लंदन में थे जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पेट्रोलियम प्राइसेस पर मीटिंग छोड़ के उठ के चले गए थे। इस वक्त टैक्सेस की भरमार है, पेट्रोलियम प्राइसेस, बिजली के बिल, एवरीथिंग ऑन स्पीक, लेकिन वो खामोश हैं और बोले भी तो सिर्फ इस बात पर। क्यों खामोश है? देखिए, समझ आती है बात कि वो गवर्नेंस का चेहरा नहीं बनना चाहते, क्योंकि जितना इस वक्त लोगों का गुस्सा है वो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर है, बजट पे है, वो फोकस हुआ है शहबाज शरीफ साहब पे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर पे, उनके एलाइज पे। वो अपने आप को सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा इस तक रखना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने गाली गलौज करनी है गवर्नमेंट पे करें, उन पे करें। वो सिर्फ पीएमएलएन के ऊपर रहे अपना पावर होल्ड, और बिहाइंड द सीन्स जो भी पावर मैनूवरिंग्स हैं तो वो पब्लिक में बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा कि जब ये सदर बने थे पिछले दिनों, तो उससे पहले पीएमएलएन ने बड़ा बताया कि जी वो निकलेंगे, एक पब्लिक कॉन्टैक्ट कैंपेन होगी, तमाम सूबों के दौरे करेंगे। कहाँ गए वो दौरे, कहाँ गए वो सारी एक्टिविटी? वो बिल्कुल उन्होंने लो की कर दी है, बिकॉज उनको पता है कि अभी तो, और देखिए अभी तो सिर्फ नाराजगी शुरू हुई है। अभी तो जो कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट आए, दूध महंगा हो गया, बिजली में और महंगी हो रही है। अभी तो जब जुलाई के बिल्स आएंगे लोगों को, अगस्त के अंदर आप देखिएगा कि सड़क कितनी गर्म होती है और लोग किस तरह सड़कों पे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं लीडे उतारेंगे। तो वो इस वक्त चेहरा बनना नहीं चाहते गवर्नेंस का, और ऐसे मौके पे जब प्राइम मिनिस्टरशिप उनको डिनाई की गई, वो बाद में जो मर्जी कहेंगे जी वजीर आजम बनने नहीं आए थे, तो भैया वजीर आजम बनने ही आए थे। और अगर इमरान खान के साथ हाथ हुआ कि उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, जो भी हुआ, उतना ही बड़ा हाथ मियां साहब के साथ भी हुआ कि वो आए और उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। फिर उनकी गवर्नमेंट की अब 2/3 मेजोरिटी भी वो नहीं है जो पहले नेशनल असेंबली में बन रही थी अलाइज की सारी। सो इस वक्त काफी ज्यादा नाराजगियां उनकी चल रही हैं पावर्स दैट बी के साथ, ऊपर से जितना मर्जी मीठा मीठा आप करें। और ये क्योंकि एक नेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो उसमें उन्होंने समझा होगा कि उनको यहाँ पे एक स्टेट्समैन के तौर पे उन्होंने बात की है, वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात नहीं कर रहे। और आप देख लीजिए कि वो गवर्नमेंट में इवन जो शुरू में वो कहीं दिखाई दिए जाते थे
मरियम नवाज के साथ उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्पोज ऑफ होते हुए अब उन्होंने वहां से भी किनारा कशी कर ली है। देखिए मालिक तो I साहब, think सॉरी मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, दोबारा ये खबरें आ रही थी कि वो दोबारा से पार्टी फाल करने में अब मसरूफ होंगे, तंजीम साजी करेंगे, शहरों के दौरे करेंगे, बट इवेंचुअली वो प्रेसिडेंट हैं PMLN के और PMLN की गवर्नमेंट है, क्या वो अपने आप को इससे आइसोलेट कर सकते हैं कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है चूंकि मैं वजीर आजम नहीं हूँ? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि कल को अगर किसी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू हैव टू थ्रो समबडी अंडर द बस, तो दैट विल बी शहबाज शरीफ एंड पार्टी ना। वो कल को कह देंगे हाँ बहुत मेहनत की शहबाज ने, बहुत किया, लेकिन मुल्क नहीं संभल रहा, अब मैं खुद इसको संभालूंगा। और वो हमेशा जो आपके अपने लोग होते हैं उनका जरा एटीट्यूड और होता है, उन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस रखा हुआ है। देखिए जैसे आपने खुद कहा, उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं का सब कुछ, क्या बजट, ड्यूरिंग बजट, बिफोर बजट, आफ्टर बजट, कोई आपको कहीं उनकी एक्टिविटी नजर आई है? उन्होंने तो कबील रुखसत की दरख्वास्त दे दी कहीं थी एग्जैक्टली कहीं सेशन से। गवर्नमेंट का दिफा नजर आया? आज भी उन्होंने गवर्नमेंट की कोई बात नहीं की, उन्होंने प्योरली एक ऑपरेशन इस्तेकाम की बात की है, उसके ऊपर नेशनल कंसेंसस की बात की है। और ये तो वो बात है जिसमें इवन PTI कह रही है कि ठीक है हम आएंगे उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, हम रोल करेंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल वो सरकार से जितना मैक्सिमम सरकार का बॉस होने के बावजूद, मेरा ख्याल है उन्होंने पॉलिटिकली बड़ा ये डेलिकेट मूव किया है और बड़ी अक्लमंदी से अपने आप को फर्क रखा हुआ। वो सीमेंट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ताकि कल को जो मलबा होगा वो शहबाज शरीफ साहब को उठाना पड़ेगा। ठीक और है। वो अपना उन्होंने सेफ डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं अपना हुकूमत से। नज़र मुख्तसर साहब ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। सही, ये जो PTI का जलसा नहीं हुआ और वजूहात जो भी बताई गई, डेफिनेटली वो चेंज थी, लेकिन इस डर से और इस खौफ से ये हुकूमत कभी बाहर निकलेगी? मतलब कितने अरसे तक आप किसी को किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोक सकते हैं? नहीं, ये एंडलेस नहीं हो सकता, और खास तौर पे जहाँ एस्टैब्लिशमेंट की और जुडिशरी का ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो। देखिए माजी में अब जब भी देखिए 3 पावर सेंटर्स थे, एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, एक पार्लियामान और हुकूमत होती थी, और एक आर्मी होती थी। और जब दो एक साइड पर जुड़ जाते थे तो तीसरे की छुट्टी हो जाती थी, चाहे वो चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान का या वजीर आजम हो। अब इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त फौज और गवर्नमेंट का अलायंस है और जुडिशरी तीसरी साइड पे। इमरान खान को अंदर रखने के लिए एंडलेसली आपको जुडिशरी की कोऑपरेशन चाहिए, और जबरदस्ती की कोऑपरेशन आपकी छोटी लेवल की अदालतों में तो आप करवा लेंगे, लेकिन जो मामला इस वक्त खड़े हुए हैं हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मुश्किल कर रही है इमरान खान को। और आप एंडलेसली रखें, चले आप कितने केसेस नहीं बनाएंगे, मैं कहता हूँ आप दर्जन नहीं बनाएंगे, दर्जन की बेल्स हो जाएंगी, आप एंडलेस तो नहीं रख सकते। तो ये हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, और ये अल्टीमेटली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग हैज टू गिव, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लचक आए या इमरान खान को अपनी तरफ से कोई लचक करनी पड़ेगी। इस तरह तो ये तनाव इतना ज्यादा 3 मुखी बन गया हुआ है। इमरान खान का तनाव है आर्मी के साथ, इमरान खान का तनाव है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का तनाव है इमरान खान के साथ, गवर्नमेंट का तनाव बिल्कुल जुडिशरी में कुछ जजेस को छोड़ के बाकी जजेस के साथ, फौज का तनाव है उनके साथ, फिर इन सब का तनाव है इलेक्शन कमीशन के साथ। हर इदारा दूसरे इदारे से लड़ रहा है इस वक्त, और जो मुल्क के हालात हैं ये एंडलेसली नहीं चल सकता। KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज बन गए हुए हैं, बॉर्डर्स गर्म हुए हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ हुआ है ग्राउंड पे। ये अब इमरान खान और जनरल आसिम दोनों की जात से बहुत बड़े मसाइल पाकिस्तान को हैं इस वक्त। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये समथिंग हैज टू गिव। सर, हमने देखा अमेरिकी कांग्रेस से एक करारदाद मंजूर हो जाती है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप जो है वो बताता है कि जी आपने सियासी कैदी इमरान खान साहब को बनाया हुआ है। अब ये चीज़ें तो आपके मुल्क से भी निकल के आगे बढ़ गई हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जिसकी खुद आप अभी निशानदेही कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उरूज पर है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स कैसे सॉल्व होंगे? आपका इन्वेस्टर कैसे इस मुल्क में आएगा जब आप उसको ये बताते हैं कि इस मुल्क का कैपिटल भी सेफ नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर सके? नहीं, हमारा ख्याल था कि ये बजट में बहुत चीजें आप कर सकते थे, बहुत ज्यादा आप माहौल को ठंडा कर सकते थे, लेकिन इतना फ्रैंकली इतना इल कंसीव्ड, इतना बुरा बजट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
آپ نے اتنی سختیاں لوگوں پہ کر دی. اگر گورنمنٹ 10-12% بھی اپنے خرچے کم کر لیتی تو یہ اوور آل پاکستان میں ساری گورنمنٹس کو ملا کے آپ 3-3.5 ہزار ارب بچا سکتے تھے, اور وہی کافی تھے تمام مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرنے پہ تیار نہیں ہے, گورنمنٹ اپنی کوئی روش بدلنے پہ تیار نہیں ہے. لوگوں کو آپ کتنا ذبح کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تنخواہ کو آپ نے ذبح کر دیا, کیسے سر کریں گے؟ لاسٹ کوشچن شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کر دی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو اس کے بغیر بھی ہمیں کرنا ہے. فرینکلی اسپیکنگ, کیا ہمارے یہاں کوئی پارٹی اس طرح سے ہو پاتی ہے کہ بغیر اسپیس کے, بغیر آشیرواد کے, اسٹیبلشمنٹ کی وہ اپنے آپ کو لانچ بھی کر سکے اور پھر اپنے آپ کو چلا بھی سکے؟ چلے وہ بھی اپنی جگہ. اسپیس ہے اس وقت ہمارے یہاں ایک 4th پارٹی کی؟ اسپیس دیکھیے, اسپیس ہمیشہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا always space at the top and the bottom, درمیان میں نہیں ہوتی. یہ اب اس دن کچھ دوستوں کو بلایا ہوا تھا شاہد صاحب نے, ہم جرنلسٹ ہی تھے سارے, تو وہاں انہوں نے ایک بڑی مزدار بات کی. ان سے بڑا ڈائریکٹ یہ سوال ہوا کہ جی تاثر یہ ہے کہ یا آپ کو وہ لا رہے ہیں یا کسی نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ کی پارٹی تیار ہو گئی ہے, یہ کر رہے ہیں سب کچھ. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ہم فوج کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, ان کی نوکری کرنے پہ تیار نہیں ہیں. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ جملہ دیٹ ہی سیڈ. جہاں تک اسپیس دیکھیے, انہوں نے ایک چیز تو نظر آ رہی ہے ابھی تک اکانومی کے اوپر, اگر آپ نے کسی کو سینسیبل باتیں یا کرٹیک کرتے دیکھا, کہ 2 بندوں کو دیکھا, یا شاہد خاقان کر رہے ہیں یا مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں, لوگوں کو اگر یہ بتائیں گے, صحیح چیز سمجھائیں گے, تو اسپیس اپنی ہر جگہ خود ہی بنا لیتی ہے. جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این عروج پہ تھے, کیا پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسپیس ہے؟ آئی, اس نے اسپیس لی اپنی. ہر وقت ایک اسپیس ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کون اس کو اس موقع پہ جگہ پہ ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.